हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर रूपम कुलश्रेष्ठ। मैं आप लोगों को जूलॉजी का थर्ड पेपर सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोस्कोपी पढ़ाऊंगी। आज हमारा ये पहला लेक्चर है, इसीलिए अब हम सबसे पहले सेल बायोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन उसके बारे में हम जानेंगे। सेल बायोलॉजी ये है जो एक नया टर्म है। इससे पहले हम इसे साइटोलॉजी के नाम से जानते थे, जिसका मतलब होता था स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मीन्स जिसमें हम केवल कोशिका या सेल का केवल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन कार्यों के बारे में ही पढ़ते थे। लेकिन अब नए टर्म में हम साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी के नाम से ज़्यादा जानने लगे हैं, क्योंकि ये उसको पूरी तरह से कवर करता है हमारी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से। तो सेल बायोलॉजी क्या है? ये ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी, जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। मतलब हम इसमें स्टडी करते हैं सेल के स्ट्रक्चर के, उसके फंक्शन, ग्रोथ का भी, रिप्रोडक्शन का, फिजियोलॉजी का, उसकी जेनेटिक्स, केवल ऊपर लेवल पर बल्कि कहाँ तक हम उसके मॉलिक्यूलर लेवल तक हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसीलिए अब हम इसको एक नया पूरा वर्ड दे देते हैं, बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी। अब हम इसके अंदर सेल के बारे में ही पढ़ेंगे, उसकी डिटेल। सेल, जैसे आपको पता है, सब आप बच्चे सब शुरू से आप लोग स्टूडेंट्स पढ़ते आ रहे हैं सेल कोशिका के बारे में। ये क्या होती है? बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये बायोलॉजिकल यूनिट होती है, या हम ये कह सकते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, और स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग मैटर, या जिसमें कि हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर जो है बेसिक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कि लिविंग है, उसका ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ये जो सेल वर्ड है ये हमें पता है कहाँ से आया। ग्रीक वर्ड था काइटोस, जिसका मतलब होता है हॉलो वेसल, वहाँ से लिया गया। और दूसरा लैटिन में सेला जो होता है उसका भी मीनिंग हॉलो होता है, तो वहाँ से साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा सेल, मतलब एक हॉलो खोखली रचना। ये तो हमारा आज की रचना हो गई थी। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो सेल कैसे डिस्कवर हुई, कहाँ से, उसकी हिस्ट्री पुरानी है। सेल जो है 1658 में जैन स्वार्मर ने फर्स्ट डिस्क्रिप्शन दिया था सेल का इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ फ्रॉग की रेड ब्लड सेल्स में उन्होंने उसको सबसे पहले उसकी स्टडी की थी। यहाँ पर हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि क्यों उस वक्त स्टडी इसीलिए इस लेवल पर हो पाई थी, क्योंकि उस टाइम पे हमें पता है कि हमारे जो माइक्रोस्कोप्स थे वो बहुत पावरफुल की पावर नहीं थी, इसीलिए हम उसकी स्टडी बहुत डिटेल में नहीं कर पाए थे साइंटिस्ट ये सारे। फिर भी इन्होंने जितनी भी उनको पावर के माइक्रोस्कोप मिले उसके आधार पर उन्होंने उसकी स्टडी करी। उसके बाद जब हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, मतलब हमारी थोड़ी सी उसकी पावर बढ़ी माइक्रोस्कोप की, तो हमको और स्टडी करने में आसानी हुई। और दूसरी बात ये थी कि सेल जो है लिविंग होती है, इसलिए उसकी स्टडी करना भी थोड़ा मुश्किल काम होता था उस टाइम पर। उसको डेड करके ही कर पाते थे, लिविंग स्टेट में हम उसकी स्टडी नहीं कर पाते, जो कि आजकल हम आसानी से कर लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में स्लाइस ऑफ कॉर्क जो है वो एक पार्ट ही होता है प्लांट का, उसमें उन्होंने डेड होता है वो, उसमें उन्होंने सबसे पहले स्टडी करी और देखा कि कॉर्क जो है वो एक बहुत सारी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की हॉलो छत्ते के समान रचनाओं से मिलकर बना है। उसकी उन्होंने स्टडी करी और फिर देखा कि सब जितने भी लिविंग मैटर हैं वो इसी टाइप की कॉर्क सेल्स से, हेक्सागोनल से बने होते हैं, और इन्होंने इसको सेल कहा। इसी के बाद इनकी कंटिन्यूशन में ही एवन ल्यूवेनहॉक ने 17वीं सेंचुरी में डिस्कवर किया बहुत सारी एनिमलक्यूल्स, मतलब सेल में मिलने वाले दूसरी और जितने भी एनिमलक्यूल्स थे उसके बारे में उन्होंने और पढ़ा, और उन्होंने बताया स्टडी करके कि प्रोटोजोआ में आंट्स में देखा उन्होंने, एफिड्स में, स्पर्मेटोजोआ में, ब्लड सेल्स में
इन सब में उन्होंने डिटेल स्ट्रक्चर की, उनके प्रोटोप्लाज्म के अंदर मिलने वाले जितने भी अंदर उसमें थे पार्ट्स, उस सब की स्टडी करके उन्होंने बताया। इसके बाद फिर 18th सेंचुरी में थोड़ी सी नॉलेज जो है वो इस ब्रांच में और ऐड हुई, मतलब सेल के बारे में और थोड़ी डिटेल में स्टडी करी, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि लिटिल नॉलेज जो है वो थोड़ी सी इसमें हमारे को और मिली, जिसमें कि हमने और थोड़ा जाना। अब इसके बाद आई 19th सेंचुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको हम क्लासिकल एरा ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। यहाँ पर हमने ये जाना कि जितनी भी सेल्स हैं वो सब किससे मिलकर बनी होती है, टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ मिलकर सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज़ जो हैं वो बहुत तरह के हो सकते हैं, जो कि पूरे जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको करते हैं, अलग अलग टाइप के। तो यहाँ पर 19th सेंचुरी में टिश्यूज़ की, जैसे कि मसल, बोन, कार्टिलेज, ये सारे टिश्यूज़ के बारे में डिटेल स्टडी की गई। इसके बाद जब हमारी ये सारी स्टडीज़ हो गई सेल के बारे में, हमने बहुत सारे जितने भी सेल थी उनके हमने ऑर्गेनेल्स को, उनके सबको डिटेल में पढ़ लिया। उसके बाद साइंटिस्ट ने एक सेल थ्योरी दी, और उन्होंने बताया कि उसको सेल डॉक्ट्रिन या सेल थ्योरी कहा गया, जिसमें ये बात थी कि ऑल टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे टिश्यूज़ किसके मिलके, वो सेल से मिलकर बने होते हैं। एंड द मेटाबॉलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज आर द रिजल्ट ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज। और जितनी भी एक्टिव डेवलपमेंट होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं, वो सेल्यूलर एक्टिविटीज के रिजल्ट की वजह से ही हो पाता है, वो कार्य करती हैं, तभी कोई भी डेवलपमेंट या मेटाबॉलिज्म हो पाता है। जब इन्होंने ये जान लिया कि इसी की वजह से, सेल की वजह से ही सारी एक्टिविटीज संपन्न होती हैं, तब 1838 और 1839 में, हमको जैसा आप लोगों को सबको पता है, शील्डन एंड श्वान ने अपनी सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स सामने रखे, और उन पॉइंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ईच सेल कैन एक्ट इंडिपेंडेंट, कोई भी कोशिका अपने आप में कार्य कर सकती है। जैसा हमें पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अकेले सारे क्रियाएं कर पाते हैं, बट ऑल्सो फंक्शन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वो टिश्यूज के फॉर्म में अलग अलग कार्य को भी करके काम करते हैं। तीसरा है मॉर्फोलॉजिकल फंक्शनल यूनिट है, पूरे मिलकर कार्य करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर बनता है, हम बाहर से देखते हैं उनको कैसे अलग अलग दिखाई देते हैं, सब अपने करेक्टर्स के हिसाब से। चौथा है पॉइंट फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक और जेनेटिक यूनिट भी है। सेल जो है वो फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिक मीन्स सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं उसमें, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और जेनेटिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं। मीन्स उसमें डीएनए और आरएनए आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, और उसी की वजह से जो है जितनी जेनेटिक एक्टिविटीज़ हैं, जनरेशन टू जनरेशन सेम करेक्टर्स का जाना डीएनए आरएनए के द्वारा ही होता है, डीएनए के द्वारा। ये जो पांचवा पॉइंट है ये थोड़ा बाद में ऐड इसमें हुआ, बट इम्पॉर्टेंट था। रडोल्फ फर्चोव ने 1885 में बताया, कोई भी नई सेल अराइज फ्रॉम ओल्ड वन, न्यू सेल अराइज फ्रॉम ओल्ड वन। कोई भी नई कोशिका जो है वो पुरानी से ही अराइज होती है, ऐसा नहीं है कि वो अचानक कहीं से आ जाए। हमेशा उसका जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है, पुरानी कोशिका से ही होती है। प्लांट की, कोई भी प्लांट होगा उसकी पुरानी कोशिका से ही वो प्लांट बनेगा, मीन्स जेनेटिकली उसमें जीन जाएंगे। इसी तरह कोई भी एनिमल जो है वो वैसा ही तब बनेगा जब उसकी वही पुरानी सेल्स उनके थ्रू वो आएगा, डिवाइड होके। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो सेल थ्योरी में दिए गए, और हमें कंफर्म हो गया, साइंटिस्ट ने बताया कि सेल ये होती है, इसके ये सारे कार्य होते हैं, जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब अगर हम परिभाषा के रूप में उसको देखें तो हम कह सकते हैं कि अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैविंग ए डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड लिमिटेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक मास है प्रोटोप्लाज्म का, कोशिका,
जिसमें कि एक डिस्टिंक्ट अलग न्यूक्लियस होता है अंदर उसमें और लिमिटेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चारों तरफ से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 19वीं सेंचुरी में जब माइक्रोस्कोप आ गए थे फेस कोंडा सारे, तो हमने जितने भी उसके सेल ऑर्गेनेल्स थे सबकी स्टडी सारे साइंटिस्टों ने कर ली थी और सबके बारे में उन्होंने डिटेल में और उनके फंक्शंस के बारे में डिटेल में बता दिया था और प्रोटोप्लाज्म की स्टडी भी उन्होंने कर ली थी। अब ये जो सेल है, जो कि इसकी डेफिनेशन आ गई है हमारे पास, हम इसको ही सेल मानते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास थे। उन एक्सेप्शंस में सबसे जो मेन है वो है क्या है, वायरसेस। वायरसेस दो वो किसी लिविंग में जाके एक्टिव हो जाते हैं, लिविंग हो जाते हैं, बट उन्होंने कहा कि उनके पास कोई प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए वो हम उनको एक प्रॉपर सेल नहीं कह सकते हैं। वो पार्टिकल्स हैं, उसमें केवल डीएनए या आरएनए, दोनों नहीं होते, या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। इसीलिए सेल की अगर हम बात करें तो वायरस जो है हम उसे सेल नहीं कह सकते हैं, वो हमारे एक्सेप्शंस में आता है, जबकि वो बहुत सारी एक्टिविटीज सारी जो है वो सेल की तरह ही करता है, बट वो एक प्रॉपर सेल नहीं होता है। इसके बाद सेल हमने जाना क्या होती है। अब हम सिग्निफिकेंस इस सेल थ्योरी का जो दी गई थी, सेल क्या है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द सेल्स आर बेसिकली सिमिलर। जितनी भी सेल्स हैं अगर हम बेसिक उनका देखेंगे तो वो सब सेम होती हैं। फंक्शंस आर डन बाय इंटरेक्शंस ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं लिविंग, उनके सारे फंक्शंस जो हैं वो किसके द्वारा होते हैं, कि आपस में इंटरेक्शंस होती है सेल की, उसके द्वारा होते हैं। एवरी एनिमल्स हैव एंसेस्ट्री। कोई भी एनिमल, जैसे हमने बताया था कि नई सेल जो है वो पुरानी से ही आती है, दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि एवरी एनिमल हैव एंसेस्ट्री, उसकी अपनी एक हिस्ट्री एंसेस्ट्री होती है पुरानी, जहाँ से कि उसकी एक लाइन बनती है और वो उसके थ्रू आगे आता है। अब एक बात और थी कि हम सिग्निफिकेंस का, डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू सेल जीन। अगर किसी एनिमल की एंसेस्ट्री सेम आ रही है फिर भी हमको अचानक उसमें कुछ दे रहे हैं, तो वो किसकी वजह से चेंजेस आएंगे, ड्यू टू सेल जीन्स। जीन्स में अगर कुछ डिसऑर्डर आता है या उसमें गड़बड़ होती है, कोई भी चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस चाहे एनवायरनमेंट की वजह से हो या किसी और रीज़न से हो, उसमें डिसऑर्डर एनिमल में या ऑर्गेनिज्म में आ सकते हैं, तो ये जीन्स की वजह से ही होता है। तो ये जो है सिग्निफिकेंस है सेल का, थ्योरी का, कि सेल जो है क्या होती है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, क्या क्या उसके कार्य होते हैं। हमें पता है सारे कार्य जो हैं वो हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो सेल ही करती है। अब हम नेक्स्ट टर्न पर सेल को आगे पढ़ते हुए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस और उसके आगे हम पढ़ेंगे।